हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है मैं करवा रही हूँ, उसमें मैंने आपको 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी इन सबको कवर कर लिया है। आज मैं आपको बाढ़ और भूस्खलन के बारे में करवाऊंगी और लगभग जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक दिए हुए आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके उन सबको देख लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाढ़ और भूस्खलन के बारे में। बाढ़, फ्लड और भूस्खलन, जिसको हम स्लाइडिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूस्खलन होता क्या है। यहीं से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको मैं आपको 5 या 10 मिनट में कवर करवा दूंगी। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस यही पूछा जाएगा इसके कारण क्या हैं, या फिर भूस्खलन कैसी घटना है या किस किस कारण से होता है। तो भूस्खलन क्या है? यह एक प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक घटना है। कैसी है? प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना है। धरती से रिलेटेड है, मतलब भू क्या होती है? हमारी भूमि। तो भूमि से रिलेटेड है, एक भूवैज्ञानिक घटना है। और ये होती कब है? हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो जब ज़मीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पर्वतों का जो ज़मीन से खिसक कर नीचे गिर जाना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। तो क्या होता है, जब ज़मीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पहाड़ या पर्वत का ज़मीन पर गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। आपको याद रखना है, जैसे ये पहाड़ हैं और जब अगर पहाड़ ये नीचे गिर जाएं किसी भी रीजन से, जैसे भूकंप आने से या फिर भूमि के कटाव से, मृदा अपरदन से, कैसे भी गिर जाएं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा भूस्खलन कहलाएगा। और ये क्या है? भूवैज्ञानिक घटना है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। भूस्खलन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? भूस्खलन के अंतर्गत क्या क्या होता है? पहाड़ी, पत्थर, चट्टान, इनका खिसक जाना, ज़मीन का खिसकना, ये सब घटनाएं होती। पूछा जा सकता है भूस्खलन के कारण कौन सी घटना होती है, कौन सी नहीं होगी। तो आपको याद रखना है पहाड़ी, पत्थर, चट्टान, ज़मीन का खिसकना, ढहना, गिरना, मिट्टी का बहना आदि घटनाएं होती हैं। और छोटे भूस्खलन में क्या होगा? छोटे पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं और बड़े भूस्खलन में पूरी पहाड़ी की पहाड़ी नीचे गिर जाती है। और इसमें आपको पता है जान माल और जन धन का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब मेन जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि भूस्खलन के कारण क्या हैं। भूस्खलन के कारण है खनन। अगर हम ज़्यादा किसी भी ज़मीन में ज़्यादा खुदाई करेंगे तो वहाँ जो हमारी ज़मीन है वो खोखली हो जाएगी, जिससे कि स्लाइडिंग का खतरा ज़्यादा रहेगा। घर बनाना, अगर भवन निर्माण के समय भी हमें क्या करते हैं, हम ज़मीन को खोदते हैं और उसके मतलब खोदने से, ज़मीन के खुदाई से के कारण भी वहाँ पर भूस्खलन आ सकता है। वनों की कटाई सबसे मेन रीजन रहता है। वनों की कटाई, ये 3 रीजन मेन पूछे गए हैं एग्जाम में: खनन, वनों की कटाई, भूकंप, और एक रीजन रहता है बारिश का सबसे ज़्यादा होना। तो वनों की कटाई से भी भूस्खलन होता है। जब वनों की कटाई होगी तो जो ज़मीन की जड़ें हैं वो खोखली हो जाएंगी, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं? पेड़ हमारी जो धरती है उसको, उसकी जो पेड़ों की जड़ें हमारी क्या धरती को मजबूत बनाए रखते हैं, उनको जोड़े रखते हैं। तो लेकिन अगर वनों की कटाई होगी तो क्या होगी? ज़मीन खोखली होगी, जिससे कि क्या होगा? स्लाइडिंग का खतरा बढ़ेगा। और भूकंप, अगर हलचल आएगी, भूकंप आएगी, ये तो सबका ही मेन रीजन है। कोई भी डिजास्टर आए उसमें सबसे मेन रीजन क्या होता है? भूकंप होता है। ये तो आपको याद रखना है। भूकंप और बारिश का अधिक होना, बारिश ज़्यादा होने से क्या होगा? मिट्टी का बहाव होगा और मिट्टी के बहाव से क्या? स्लाइडिंग का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। सड़क निर्माण से भी होता है। सड़क निर्माण में क्या करते हैं हम? सड़क निर्माण में कहीं पे भी हम क्या करते हैं? मिट्टी को ज़्यादा डाल के ऊंची सड़क का निर्माण करते हैं, जिससे कि अगर अच्छे से मिट्टी का जमाव नहीं होगा तो क्या होगा? उसका स्लाइडिंग का खतरा रहेगा। धरातलीय हलचल, धरातलीय हलचल किस में आ जाएगी? तो
भूकंप में ही आ जाएगी। अगर धरातलीय हलचल है, भूकंप है, वनों का कटाव है, खनन है, ये सब क्या है, भूस्खलन के कारण हैं। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जाएगा कि भूस्खलन का कारण कौन सा नहीं है। तो आपको एक बार इनको रिवाइज ज़रूर करना है। अगर हम टॉपिक को देखेंगे नहीं तो हमें एग्जाम में आंसर करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए हम हर टॉपिक को एक बार रिवाइज ज़रूर करना, चाहे वो ईजी हो चाहे मुश्किल हो। तो इसके कारण क्या हो जाएंगे, खनन, वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, भूकंप, और सबसे मेन रीजन ये चार आपको याद रखने, बारिश की अधिकता, भूकंप, वनों की कटाई और खनन। नेक्स्ट है कि भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता क्या है। नवीन हिमालय में भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में जो नवीन हिमालय है भारत में सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। और कहाँ पे होता है, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट पर भूस्खलन ज़्यादा होता है। ये दोनों जगह आपको याद रखनी है, नवीन हिमालय, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट में भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके बचाव के क्या क्या कारण कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं बचाव के लिए। स्लाइडिंग से बचने के लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में अलग उपाय हो सकते हैं। जैसे भी अगर रेतीला एरिया है तो वहाँ पे क्या होगा, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे कि धरती में, ज़मीन में जड़ें मजबूत हों। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ पे स्लाइडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ज़मीन है उसकी जड़ें मजबूत होंगी और स्लाइडिंग का खतरा कम होगा। वनों का विस्तार, ये तो मेन रीज़न होगा। वनों की कटाई से होता है, अगर हम वन ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, भूस्खलन कम होगा। संभावित क्षेत्रों में सड़क व बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य पर प्रतिबंध करके, तो जहाँ पे भी मतलब सड़क निर्माण, जैसे कि रेतीला एरिया है वहाँ पर अगर हम, या पहाड़ी एरिया है उसमें अगर सड़क निर्माण करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है स्लाइडिंग का। इसलिए वहाँ उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बड़े बांध के निर्माण के कार्य को रोक कर भी हम स्लाइडिंग को रोक सकते हैं। और जल के बहाव को कम करके, अगर कहीं पर भी ज़्यादा जल बहाव हो रहा है तो उसके बहाव को बांध बनाकर या कैसे भी कम करके भी हम स्लाइडिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाढ़। ये था हमारा भूस्खलन, इसमें यहीं तक कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही पूछा जाता है कि भूस्लाइडिंग में कौन सी घटनाएं होती हैं और इसके कारण क्या हैं। तो कारण में आपको भूकंप, खनन, वनों की कटाई और बारिश का अधिक होना, ये चार मेन रीजन आपको याद रखने हैं। अब बाढ़ है, बाढ़ क्या होती है इसके भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाढ़ जब नदी का जल या जलाशय का जल तट को पार करके मानव या प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाढ़ का मेन रीज़न क्या है, बारिश है। बारिश का मतलब ज़्यादा हो जाना क्या कहलाएगा, बाढ़। और बारिश का औसत से कम होना क्या कहलाएगा, सूखा कहलाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि औसत से ज़्यादा बारिश होना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा बाढ़ कहलाएगा। तो बाढ़ का मेन रीज़न क्या है, औसत से ज़्यादा बारिश होना, भारी बारिश होना, सबसे मेन रीज़न यही है। और बाढ़ के कारण हैं तटीय क्षेत्रों में तूफान का आ जाना, ये भी सबसे मेन रीज़न है। जहाँ पे भी समुंदर है वहाँ पे तटीय क्षेत्र है, नदी है, वहाँ जिन क्षेत्रों में अगर अचानक से तूफान आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो तट है वह फिर नदी है उसके टूटने का खतरा है, या फिर पानी का बहाव ज़्यादा होने का खतरा है, जिसके कारण बाढ़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होना, तो ये मेन रीज़न ही है। मैंने बताया आपको, हिम का पिघलना, अगर बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी तो क्या होगी, नदियों का जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा होगा। भूमि के जल का न सोखना, अगर कहीं पे भी भूमि द्वारा जल नहीं सोखा जाएगा तो वो जल क्या होगा, जिससे बाढ़ का कारण बनेगा मेन। मृदा अपरदन भी इसका सबसे मेन रीज़न है। अगर ज़्यादा मृदा अपरदन होता है तो बाढ़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। और चक्रवात, ये 3 या 4 मेन रीज़न है। इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होना, तटीय क्षेत्रों में तूफान का आना, मृदा अपरदन और चक्रवात, ये 4 रीज़न इसके बाढ़ के आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए, या बाढ़ सबसे ज़्यादा किन किन क्षेत्रों में आती है। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों वाले क्षेत्र में बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है, और एक मध्यवर्ती क्षेत्र में। मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों के कारण वहाँ पे बाढ़ आती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों वाले क्षेत्र में और मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये याद रखने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है।
अब बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए जो सरकार है उसने क्या किया है, उसको जो बाढ़ को नियंत्रण करने हेतु योजना बनाई थी सरकार ने 1954 में। कब बनाई थी? 1954 में, जिसे हमें बाढ़ नियंत्रण अधिनियम 1954 भी कहते हैं, कहा गया। और इसके तहत बाढ़ के नियंत्रण के लिए इस अधिनियम के तहत 3 प्लानिंग करनी होती है हमें। सबसे पहले एक अल्पकालीन प्लानिंग कि ये अभी बाढ़ आई है तो उसको हम कैसे निपटेंगे। इस अल्पकालीन योजना बोलेंगे उसको, जो 5-6 महीने के लिए लागू होगी। और फिर दीर्घकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना में हम देखेंगे कि अगर आगे बाढ़ आती है, अगर अभी बाढ़ आई है इस क्षेत्र में तो आगे भी आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या योजना बनाएंगे, ये दीर्घकालीन योजना में आएगी। और तुरंत प्रभाव से योजना बनेगी कि अभी तुरंत प्रभाव से अगर जो भी जान माल का नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। ये 3 योजनाएं बनाई जाती हैं इस अधिनियम के तहत, अल्पकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना, तुरंत प्रभाव योजना। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक छोटे छोटे जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बचे हुए थे। मेरे हिसाब से आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी टॉपिक कवर हो गए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो देखिए, फिर आप इनको कवर कीजिएगा, जिससे कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।